हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि नगरों कस्बों का प्रकारात्मक वर्गीकरण कैसे किया गया है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन। देखिए, नगरीय समाजशास्त्र की हमारी सीरीज चल रही है। इसके बीच में ही हम शिक्षा के समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की भी सीरीज शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि शिक्षा का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि क्या एनिशियंट टाइम में क्या था, मिडीवल पीरियड में क्या था, ये सब हम देखेंगे अच्छे से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं बीए और एमए सोशियोलॉजी की, जो कि पर्सनली अवेलेबल होगी। एक ही पर्सन को उसमें पढ़ाया जाएगा, ग्रुप से पढ़ाई नहीं होगी, जो कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ आए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक मैंने दिया है नोट्स के लिए, उस पर आप जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। वो फ्री नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं शिक्षा का इतिहास क्या है। इसी के साथ हमारी धर्म के समाजशास्त्र की सीरीज, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की सीरीज पूरी हो चुकी है। नगरीय समाजशास्त्र की चल रही है, अर्बन सोशियोलॉजी की चल रही है और अभी हम आ गए हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज हम देख सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि शिक्षा का इतिहास क्या है। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, यस गाइस, देखो शिक्षा का इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में क्या था, एनिशियंट टाइम में कुछ विधानों के अनुसार 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच का काल वैदिक काल रहा है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विधानों का कहना है कि जो 1500 से 500 साल ईसा पूर्व का जो साल थे, उनके बीच के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल पूर्व में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त, जो वैदिक काल था उसमें स्त्री और पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर उनको प्राप्त थे। ठीक है, तो शिक्षा में वैदिक काल में गुरुकुल, आश्रम, परिषद आदि नामक अध्ययन केंद्रों में दी जाती थी। तो वैदिक काल में क्या था, स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त थे। वैदिक काल में गुरुकुल और आश्रम में दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा। अल्पवयस्क छात्रों को घर से दूर आवासीय विद्यालयों में भेज दिया जाता था। जो अल्पवयस्क छात्र थे, जो अभी वयस्क नहीं हुए थे, उनको क्या है, छात्रों को घर से दूर जो आवासीय विद्यालयों में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो रहते थे, जैसे कि आजकल हॉस्टल होते हैं ना। ठीक है, अब शिक्षा का लक्ष्य क्या होता था, मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करना था उस टाइम पे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि कुछ जाने माने शिक्षा के केंद्र थे। गुरु दक्षिणा शुल्क की अवधारणा विद्यमान थी, परंतु गुरुजन अर्थात अध्यापक पैसे के लिए नहीं पढ़ाते थे, बल्कि यह उनका सेवाप्रित कार्य होता था। तो वहाँ तब गुरु दक्षिणा की अवधारणा मानी जाती थी, पैसे नहीं लिए जाते थे पढ़ाने के लिए, जबकि यह उन्हें उनका कार्य लगता था। ठीक है, इस काल में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम होते थे, जैसे गणित पढ़ाया जाता था, भाषा पढ़ाई जाती थी, व्याकरण, साहित्य, प्रशासन, धर्म ग्रंथ, ज्योतिष, क्षत्रिय के लिए युद्ध कला इत्यादि, ये जो चीज़ें हैं उसमें पढ़ाई जाती थी। इस काल में शिक्षा उच्च जातियों, क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के लिए ही उपलब्ध थी। तो इस काल में शिक्षा किसको मिलती थी, जो उच्च जाति के लोग थे या क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, उन्हीं को बस शिक्षा मिलती थी। चरित्र निर्माण पर इस पर अत्यधिक बल दिया जाता था कि जो व्यक्ति, जो भी बालक हमारे पास पढ़ने आ रहा है, उसका चरित्र बहुत अच्छा हो। ठीक है, दीक्षा अर्थात शिक्षा आरंभ समारोह के पश्चात विद्यार्थी जनेऊ धारण कर 14 वर्ष अपने घर, तो जो है दीक्षा दी जाती थी, उसमें क्या किया जाता था कि जो विद्यार्थी थे वो जनेऊ धारण करते थे और 14 वर्ष तक अपने घर से दूर किसी आश्रम और गुरुकुल के एकांतवास में गुजारते थे। सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए ही शिक्षा थी, जो कि हमने पहले पढ़ा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, उच्च जातियों के लिए ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो ये हमने देखा कि वैदिक काल में कैसे थी शिक्षा। अब हम देखेंगे बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों में देखा जा सकता है। जब 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध ने धार्मिक आंदोलन चलाया था, तो वो क्या करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को देखा जा सकता है उसमें। जब गौतम बुद्ध जो थे वो महापुरुष थे और उन्होंने किसका उपदेश दिया था, हमें अहिंसा का उपदेश दिया था। तक्षशिला और नालंदा में प्रसिद्ध विद्यापीठ जो उन्होंने खोले थे, वो बहुत तेजी से फले फूले थे। इन संस्थानों में निश्चित काल के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें क्या है, निश्चित काल, कुछ ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक ही शिक्षा दी जाती थी, निश्चित काल बांध दिया गया था। इन संस्थानों में आधुनिक काल की भांति प्रवेश परीक्षाएं होती थी। आजकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे बौद्ध काल में क्या एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षाएं पाई जाती थी। आधुनिक काल की बात नहीं, आजकल की बात है। ठीक है,
शिक्षा पाली और प्राकृतिक भाषा द्वारा दी जाती थी। पहले ना तो संस्कृत भाषा में नहीं दी जाती थी, पाली और प्राकृतिक भाषा में दी जाती थी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी, तो बच्चे बिना पढ़े ही संस्कृत भाषा पे टिक कर देते, नहीं, पाली और प्राकृत भाषा द्वारा दी जाती थी। शिक्षा विद्यार्थियों को फीस चुका दिए जाने के बाद ही दी जाती थी। शिक्षा कब दी जाती थी, जैसे उन्होंने फीस दे दी तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होता था और इसमें फीस भी ली जाती थी। लेकिन जो पहले वाली हमने शिक्षा देखी वैदिक काल में, उसमें फीस कोई नहीं ली जाती थी, सिर्फ गुरु दक्षिणा होती थी। ठीक है, इस काल में पुरुष प्रधानता ही कायम थी, नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। बौद्ध काल में नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। भारत में लंबी अवधि तक नहीं रहा, ये विदेशों में फैल गया। तो ये क्या है, यहाँ पे भारत में ज़्यादातर बौद्ध काल की जो शिक्षा नहीं चली, लेकिन जबकि ये बाहर की कंट्रीज़ में फैल गई। तो ये तो हमने देखा बौद्ध काल, मतलब बुद्धिज़्म के टाइम पे क्या था। अब हम देखेंगे मध्यकाल, मतलब मिडीवियल पीरियड में देखेंगे कि कैसे थी। 12वीं शताब्दी से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। 12वीं शताब्दी में शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों और मकतबों की कल्पना की गई थी। मदरसे बनाए गए थे, वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा जिसका अर्थ था विद्यालय, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु संस्था थे। ठीक है, ऐसे विद्यालय जहाँ पे उच्च शिक्षा मिलती थी। मकतब प्राथमिक विद्यालय माने जाते थे। मकतब को हम प्राथमिक विद्यालय कहते थे, मदरसे को उच्च शिक्षा विद्यालय, जो कि विद्यार्थियों को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना सिखाते थे। तो मकतब में छोटे प्राथमिक विद्यालय होते थे और इसमें धार्मिक ग्रंथों को ही पढ़ना सिखाते थे। मुख्य रूप से मौखिक शिक्षा दी जाती थी, मुंह से बोलकर शिक्षा दी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी की शिक्षा में विशेष रुचि थी और उच्चतर शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध मदरसों की स्थापना की गई। तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी की शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उन्होंने अलग अलग केंद्र बनाए, अलग अलग मदरसों की स्थापना की गई। मुगल काल का आरंभ हो गया और बाबर पहला मुगल बादशाह था। तो मुगल काल जैसे आरंभ हो गया तो बाबर जो है पहले मुगल काल के बादशाह बने और अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए विद्यालय खोले थे। जो अकबर थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए विद्यालय खोले थे और पाठ्यक्रम में बदलाव करवाकर विज्ञान, इतिहास, रेखा गणित आदि के अध्ययन पर जोर दिया था। पाठ्यक्रम चेंज करा कर उन्होंने ये टॉपिक्स, मतलब साइंस, हिस्ट्री, आपकी ज्योमेट्रिकल और आपके मैथ्स, ये सारे सिस्टम आदि अध्ययन पे जोर दिया था, उसको जोड़ा गया था। औरंगजेब ने अनेक मदरसे और मकतब खोले और उसके समय में गरीब छात्रों को वजीफा भी दिया जाता था। स्कॉलरशिप यहाँ पे देनी शुरू हो गई। तो देखा हमने कि कैसे कैसे, मतलब वैदिक काल में सिर्फ नॉर्मल जो है पढ़ाई की जाती थी, मतलब युद्ध कला सिखाई जाती थी, भाषा और व्याकरण पर ध्यान दिया था, धार्मिक ग्रंथ पाए जाते थे। ऐसे ऐसे जैसे बौद्ध काल आया तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होने लग गए, फीस दी जाने लग गई, जबकि पहले फीस नहीं दी जाती थी। मध्यकाल में आते आते स्कॉलरशिप मिलने लग गई। तो ऐसे ऐसे शिक्षा का विकास हुआ। अब ब्रिटिश काल देख लेते हैं, जो कि आखिरी है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही 18वीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेजी शासन शुरू हो गया, जब मुगल शासन खत्म हो गया, तब वॉरेन हेस्टिंग जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश शासकों द्वारा स्थापित किया जाने वाला सबसे पहला शिक्षण संस्थान बन गया। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई, जिससे शिक्षण संस्थान, जो कि पहला शिक्षण संस्थान था जो ब्रिटिश शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार हो रहा था। कुछ ईसाई प्रचारकों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक माना गया। तो उस टाइम प्रोटेस्टेंट धर्म भी आ गया था। ईसाई धर्म को बहुत जोर शोर से, आपको अगर याद हो तो ईसाई धर्म का प्रसार होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया। ईसाई मशीनरियों द्वारा कोलकाता, श्रीरामपुर, चेन्नई, मुंबई, अन्य स्थानों पर विद्यालय और कॉलेज खोले गए और सबका ये मानना था कि यहाँ मिलने वाली शिक्षा मदरसों से भी अधिक उपयोगी थी। तो लोग सोचने लगे कि यहाँ पे इंग्लिश, जैसे कि आजकल भी देखो हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन महत्व किसे दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश को दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, पहले भी यही लोगों को मानना था कि यहाँ पे जो मिल रही है शिक्षा वो मदरसों से भी अच्छी उपयोगी थी। ठीक है, तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये याद रखना है आपको, किसने की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना और कब की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विचार पर चर्चा की कि हमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण कर सके। 1935 में CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। सार्जेंट आयोग ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य के कंधों पर होना चाहिए। तो सार्जेंट आयोग जो था, उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसको प्रदान करनी चाहिए, राज्य को प्रदान करनी चाहिए, बच्चों को। इसी काल में आधुनिक शिक्षा की नींव भी पड़ी। तो हमने पूरी वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटिश काल में, ठीक है, आपका ब्रिटिश काल में, मध्यकाल में, बौद्ध काल में और वैदिक काल में कैसे कैसे
जो हमने हिस्ट्री देखी पूरी एजुकेशन की कि कैसे कैसे बदलाव आए हैं। तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ हमारी शिक्षा की सीरीज़ भी चल रही है और नगर की भी चल रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।